हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवराज आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम पार्ट 1 कर चुके हैं पीटी 365 थ्रू क्वेश्चंस, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आगे मुझे मोटिवेशन मिले काम करने का। तो स्टार्ट करते हैं मैनग्रोव कंजर्वेशन से। देखो, मैनग्रोव कंजर्वेशन जो था ये न्यूज़ में था अभी रिसेंटली। तो क्यों था न्यूज़ में? जो IUCN है, IUCN Red List of Mangrove Ecosystems revealed that about 50% of the examined mangrove ecosystems are classified as vulnerable, endangered और critically endangered। ठीक है, तो 50% जो एग्जामिन मैनग्रोव है ना, वो इस कैटेगरी में आते हैं। कितने रीजन्स को इसने असेस किया था? 36 रीजन्स को अक्रॉस 44 कंट्रीज। विच रीजन्स वर आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द IUCN रिपोर्ट? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन कौन से रीजन्स को आइडेंटिफाई किया गया है? साउथ इंडिया को, श्रीलंका को, मालदीव्स एंड नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक। ठीक है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडियन मैनग्रोव्स एज पर द IUCN रेड लिस्ट? देखो, अंडमान एंड बे ऑफ बंगाल जो है वो लीस्ट कंसर्न में आता है। साउथ इंडिया जैसे हमने देखा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, और वेस्ट इंडिया वल्नरेबल में है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? साउथ इंडिया क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ चुका है। ठीक है। वेयर आर मैनग्रोव्स फाउंड ग्लोबली? तो देखो, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट कोस्ट पे मिलता है, कवरिंग अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स कोस्ट लाइन्स। ठीक है ना। व्हाट इकोसिस्टम सर्विसेज डू मैनग्रोव्स प्रोवाइड? ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 11 बिलियन टन्स कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन ये करते हैं, विच इज़ 3 टाइम्स मोर देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द सेम साइज। ठीक है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भी ज़्यादा करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि जो सुनामीज होते हैं उनको रोकने में हेल्प करते हैं। विच इंडियन मैनग्रोव्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड? तो लक्षद्वीप आर्किपेलागो है एक तो, एंड तमिलनाडु कोस्ट एज पर द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैनग्रोव्स 2024 बाय द ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस। ठीक है ना। तो तमिलनाडु कोस्ट पे जो है और लक्षद्वीप आर्किपेलागो के जो मैनग्रोव्स हैं, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाउ मच हैज़ इंडियाज मैनग्रोव कवर इंक्रीज्ड एज पर ISFR 2023? इट इंक्रीज बाय 17 स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट आर द मेजर मैनग्रोव एलोकेशंस इन इंडिया? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सुंदरबंस, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टाज में ये सब मिलते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज़ द मिस्टी इनिशिएटिव? देखो, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये है मिस्टी की फुल फॉर्म। ठीक है ना। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऐसे ही एक है सेम इनिशिएटिव। सेम इनिशिएटिव क्या है? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर in mangrove ecosystems. It promotes aquaculture farms using integrated mangrove aquaculture systems. ठीक है ना। What is the magical mangroves campaign? तो ये WWF जो है उसका इंडिया है, उसका इनिशिएटिव है। इट एंगेजेस सिटीजन्स फ्रॉम 9 कोस्टल स्टेट्स फॉर मैनग्रोव कंजर्वेशन। मतलब जो सिटीजन्स हैं उनका एंगेजमेंट ये बढ़ाती है। ठीक है ना। What is the national coastal mission program? It focuses on the conservation and management of mangroves and coral reefs. What is the mangrove breakthrough initiative? It was launched at COP27 जो कि इजिप्ट में हुई थी। ठीक है ना। इसका एम क्या है? टू सिक्योर 15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ मैनग्रोव ग्लोबली बाई 2030, विच इज़ बैक्ड बाई $4 बिलियन सस्टेनेबल फाइनेंस। ठीक है ना। तो 15 मिलियन हेक्टेयर्स को सिक्योर करना इसका एम है। किसका? मैनग्रोव ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव का, जो कि लॉन्च हुआ था COP27 में। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। ये न्यूज़ में क्यों थी? द FSC एग्जेम्प्टेड सर्वेज इन्वॉल्विंग ड्रिलिंग एंड फेलिंग अप ऑफ 100 ट्रीज फॉर हाइड्रो पावर एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन फॉरेस्ट एरियाज। तो इसने क्या किया है? एग्जेम्पशन दे दिया इनको। व्हाट इज़ द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है क्या? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। ध्यान रखना है इसको। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो किसके अंदर आती है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। फंक्शन किसके अंदर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ द FSC? It improves diversion of forest land for non-forest purposes, obviously, assesses land request validity and evaluates impact minimization plans. It considers potential damage to local ecology and wildlife habitats. ठीक है ना। What is the nature of FSC's role? ये recommendatory है। ठीक है। For the diversion of forest land for non-forestry use. Why was FERI in the news recently? FERI क्या है? Forest Ecosystem Restoration Initiative.
देखो CBD सेक्रेटेरिएट ने मार्क की है 10th एनिवर्सरी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया था? कोरिया फॉरेस्ट सर्विस एंड द CBD सेक्रेटेरिएट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेरी? इट असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग देयर नेशनल टारगेट्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन and it aligns with the HE biodiversity targets नंबर 5, 4, 14 एंड 15। HE biodiversity targets आप जरूर से गूगल कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है HE biodiversity target से, ठीक है। और क्या करती है जो ये फेरी है, ये सपोर्ट करती है कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को, ठीक है ना। व्हाट आर सम इनिशिएटिव्स अंडर फेरी? शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन which was adopted at COP 13 2016 में, and V Plan Forest Platform, a decision support tool for tropical forest ecosystem restoration, ठीक है ना। अब EU का नेचर रिस्टोरेशन प्लान न्यूज़ में है, वो क्यों है? देखो, यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड द नेचर रिस्टोरेशन प्लान एज पार्ट ऑफ इट्स यूरोपियन ग्रीन डील। इसका एम क्या है? NRP का, नेचर्स रिस्टोरेशन प्लान का एम क्या है? बाइंडिंग रिस्टोरेशन टारगेट्स टू कवर 20% ऑफ EU's लैंड एंड सी एरियाज बाय 2030, ठीक है। रिकवर करना है लैंड एंड सी एरियाज यूरोपियन यूनियन की, कब तक? 2030 तक। एंड टू रिस्टोर ऑल इकोसिस्टम्स इन नीड ऑफ रिस्टोरेशन बाय 2050, ठीक है ना। व्हाट आर द फोकस एरियाज ऑफ द NRP? ये वेटलैंड्स पे फोकस करती है, फॉरेस्ट पे करती है, ग्रासलैंड्स पे करती है, एंड इवन पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स पे करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। NRP किस किस पे फोकस करती है? वेटलैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स पे भी। हाउ विल द NRP बी इम्प्लीमेंटेड? ये इम्प्लीमेंट होगी थ्रू नेशनल रिस्टोरेशन प्लान्स ऑफ EU मेंबर कंट्रीज़। वहाँ के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, हर किसी को अपने नेशनल प्लान्स बनाने होंगे, तब ये इम्प्लीमेंट होगी। यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। वाई वॉज द यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन जो है ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इट प्रपोज्ड एक्सटेंडिंग EUDR इम्प्लीमेंटेशन बाय 1 ईयर, ठीक है ना। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ EUDR? टू एंश्योर दैट की गुड्स प्लेस्ड ऑन द EU मार्केट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू डिफॉरेस्टेशन। जो भी प्रोडक्ट्स EU मार्केट्स में आ रहे हैं, चाहे वो इम्पोर्ट कर रहे हो या फिर वहीं प्रोड्यूस हो रहे हो, वो कहीं डिफॉरेस्टेशन करके तो नहीं बने हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें कवर होते हैं? पाम ऑयल, सोय प्रोडक्ट्स, बीफ, कोकोआ एंड टिम्बर। व्हाट आर द कंपनीज रिक्वायर्ड टू डू अंडर EUDR? देखो, दे मस्ट वेरीफाई द ओरिजिन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। कंपनीज को ये बताना पड़ेगा कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, टू एंश्योर डिफॉरेस्टेशन फ्री सप्लाई चेन्स, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया और वहाँ पे फिर कोई अपनी ऐसी सप्लाई चेन बना ली है या फिर प्रोडक्शन का कोई वो खड़ा कर लिया है जिससे वहाँ से वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए इनिशिएटिव है। ये कैसे इम्पैक्ट करेगा ग्लोबल ट्रेड को? EUDR इट विल एक्ट एज ए बैरियर फॉर कंट्रीज एक्सपोर्टिंग टू द यूरोपियन यूनियन दैट डू नॉट कॉम्प्लाई विद डिफॉरेस्टेशन फ्री पॉलिसीज, ठीक है ना। ऐसे कंट्रीज जो डिफॉरेस्टेशन को मतलब सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से ये क्या करेंगे, उस पर ये बैरियर के रूप में काम करेगा। हाई सीज ट्रीटी न्यूज़ में थी रिसेंटली, क्यों थी? द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इंडियाज साइनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, ऑल्सो नोन एज द हाई सीज ट्रीटी। इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है। हाई सीज क्या होते हैं? पहले तो एज पर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज, हाई सीज रेफर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल सी, इंटरनल वाटर्स ऑफ ए स्टेट, आर्किपेलागो वाटर्स ऑफ एन आर्किपेलागिक स्टेट। मतलब जो किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या? हाई सीज। हाई सीज फिर क्या हो गए? ग्लोबल कॉमन्स हो गए, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का एक कॉमन अधिकार होता है, वो है। व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ द ओशियन एज पर द UN क्लॉज? तो देखो, टेरिटोरियल सी क्या होता है? 12 नॉटिकल माइल्स का तक जो भी एक किसी कंट्री की टेरिटरी है, तो वहाँ से लेके अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक वो होती है आपकी टेरिटोरियल सी, ठीक है। इस पर फुल सोवरेनिटी होती है उस कंट्री की। एक फिर होती है कंटिजियस जोन, अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, इस पर लिमिटेड सोवरेनिटी होती है। फिर होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये अप टू 200 नॉटिकल माइल्स होती है फ्रॉम द बेस लाइन, जिसपे कि नो सोवरेनिटी, ठीक है ना। वाई आर हाई सीज कंसिडर्ड ग्लोबल कॉमन्स? देखो, हाई सीज जो कि फॉर्म करते हैं 64% ऑफ द ओशियन आर ग्लोबल कॉमन्स। मतलब क्या है इसका? नो सिंगल कंट्री हैज सोवरेनिटी ओवर देम, ऑल नेशंस हैव इक्वल राइट्स टू देयर रिसोर्सेज, ठीक है ना।
नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट हाई सीज ट्रीटी है क्या? देखो, इट इज़ द एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शंस। ठीक है, तो ग्लोबल कॉमन एरियाज में जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको उसके सस्टेनेबल यूज के रिगार्डिंग है, उसको कंजर्व करने के लिए। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर यूएन क्लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। What is the significance of BBNJ agreement under UN clause? It will be the third implementation agreement under UN clause alongside, इसके अलावा कौन कौन से हैं? 1994 में पार्ट 11 implementation agreement हुआ था which governs mineral resource exploration and extraction। 1995 में UN fish stock agreement हुआ था which is responsible for conservation and management of migratory fish stocks। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है मिनरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन को कौन सा वो गवर्न करता है एग्रीमेंट? 1994 में पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट है उसका नाम। ठीक है, यूएन क्लॉज के अंदर आते हैं। When was BBNJ agreement adopted and how many countries have signed it? It was adopted in 2023 and open for signature for 2 years. 91 countries have signed it and 8 parties have ratified it as of June 2024 तक। What is the main objective of BBNJ agreement? To conserve and sustainably use marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction. Which Indian ministry is responsible for the implementation of the BBNJ agreement? तो इसके लिए responsible है Ministry of Earth Sciences। ठीक है ना, will spearhead its implementation in India. Where does the BBNJ agreement apply? To areas beyond national jurisdiction, including high seas. Does not apply to warships, military aircraft, or naval auxiliary vessels. Only part 2 marine genetic resources applies to government vessels and non-commercial services। ठीक है, what constitutional mechanisms does the BBNJ treaty establish? what institutional mechanisms, कौन कौन से इसने एस्टेब्लिश किए हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है, एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी एस्टेब्लिश करी है विच प्रोवाइड्स एक्सपर्ट गाइडेंस, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म्स विच इज़ ओपन एक्सेस सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, सब्जेक्ट मैटर कमेटीज टू हैंडल स्पेसिफिक इश्यूज। फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए इट इंक्लूड्स वॉलंटरी ट्रस्ट फंड, स्पेशल ट्रस्ट फंड एंड ग्लोबल फैसिलिटी फंड। व्हाट आर द 4 सब्सटेंसिव एलिमेंट्स ऑफ द BBNJ ट्रीटी? देखो, मेरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं जिसमें क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ मेरीन जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिजीनियस पीपल। नो कंट्री कैन क्लेम सोवरेनिटी ओवर MGR एंड ABNJ। ठीक है ना। एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स इंक्लूडिंग मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। इट एस्टेब्लिशेस वेल कनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। लार्जेस्ट इंटरनेशनल MPAs अंटार्कटिकाज रॉस सी, इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होते हैं। इट इंश्योर्स सस्टेनेबल यूज ऑफ मेरीन रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मेरीन टेक्नोलॉजी। इट सपोर्ट्स डेवलपिंग नेशंस इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है ना, ये है एलिमेंट्स ऑफ BBNJ ट्रीटी। कौन कौन से? मेरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मेरीन टेक्नोलॉजी। अब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, ये है क्या? इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट गवर्न्स लेजिटिमेट एक्टिविटीज़ एंड यूज ऑफ ओशियंस एंड सीज। ठीक है ना। वैन वॉज UN क्लॉज अडॉप्टेड? तो ये अडॉप्ट हुआ था 1982 में एंड एनफोर्स्ड इन 1994। हाउ मैनी कंट्रीज आर पार्टीज टू UN क्लॉज? टोटल 170 कंट्रीज हैं, इंडिया इसमें इंक्लूडेड है। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ UN क्लॉज? इट डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ नेशंस रिगार्डिंग ओशियन एक्टिविटीज, addresses sovereignty issues over maritime zones. It establishes regulatory framework for marine resource management. तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है वो क्या है? It was established under UN clause. It regulates the exploration and exploitation of mineral resources in the deep seabed beyond national jurisdiction. ठीक है ना। उस बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन को कौन गवर्न करता है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो डिफरेंट जोन्स को कंपेयर करते हैं अंडर UN क्लॉज। तो देखो, टेरिटोरियल सी जो है वो क्या होता है? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। फुल सोवरेनिटी होती है लाइक लैंड टेरिटरी, जैसे लैंड पे होता है
कंट्रोल, उसी हिसाब से टेरिटोरियल सी पे भी होता है। फिर आती है कंटिजियस जोन जिसमें 12 to 24 नॉटिकल माइल्स, इस पर लिमिटेड सोवरेनिटी होती है, कस्टम्स के अधिकार होते हैं, इमिग्रेशन के होते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के होते हैं। फिर आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 12 to 200 नॉटिकल माइल्स होती है। कोस्टल स्टेट्स हैव रिसोर्स राइट्स बट नो सोवरेनिटी, ठीक है, रिसोर्स राइट्स तो हैं लेकिन सोवरेनिटी नहीं है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। हाई सीज क्या होते हैं, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, तो इसके सोवरेनिटी राइट्स को क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉमन्स, मतलब नो स्टेट हैज़ सोवरेनिटी, बल्कि ग्लोबली एक ग्लोबल रिसोर्स है ये हाई सीज जो होते हैं। कोरल ब्लीचिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जो थी ये न्यूज़ में क्यों थी, वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट, जो कि अफेक्ट कर रही है किसको, लक्षद्वीप को, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। व्हाट इज़ द कोरल ब्लीचिंग सिचुएशन इन लक्षद्वीप आइलैंड्स, देखो लक्षद्वीप कंजिस्ट ऑफ कोरल अटॉल्स विच आर एट significant risk. Bleaching has been observed in almost all coral species including Acropora muricata and Poritais cylindrica, ठीक है, कोई ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इवन स्ट्रेस टोलरेंट स्पीसीज जो हैं लाइक पोरिट्स, लुटिया एंड पवोना वेरिएंट्स, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड ब्लीचिंग, मतलब ब्लीचिंग का जो केसेज हैं वो बढ़ ही रहे हैं। What is the coral bleaching situation in the Gulf of Mannar? The live coral cover in the Gulf of Mannar has decreased from 37% to 27% between 2005 and 2021, ठीक है ना, जो कोरल कवर है ना वो डिक्रीज हो गया है। What is the coral bleaching situation in Goa? Bleaching is currently limited to one species जो कि है गोनियोपोरा, ठीक है। अब कोरल्स होते क्या हैं, द कोरल्स आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम Cnidaria. They are classified into hard corals and soft corals. Hard corals कौन से होते हैं, reef building corals with calcareous skeletons. नो और soft कौन से होते हैं, non reef building corals, ठीक है ना। How are coral reefs formed? तो coral reefs जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं by polyps of hard corals which establish a symbiotic relationship with microscopic algae जिसका नाम होता है zooxanthellae that provide corals with their color and energy। तो उनको कोरल्स को कलर और एनर्जी कौन देता है, zooxanthellae। व्हाट आर द आइडियल ग्रोथ कंडीशंस फॉर कोरल रीफ्स, टेम्परेचर होना चाहिए 23 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस, सैलिनिटी होनी चाहिए 32 to 42 ppt, ठीक है ना, क्लियर सैलो होना चाहिए और मेरीन वाटर्स होने चाहिए विद स्टेबल टेम्परेचर्स एंड अबंडेंट सनलाइट होनी चाहिए। व्हाट आर कोरल रीफ्स इंपॉर्टेंट फॉर, कोरल रीफ्स आर ऑफन कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन ड्यू टू देयर हाई बायोडाइवर्सिटी, उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है कोरल रीफ्स में। दे सपोर्ट 25% ऑफ मेरीन लाइफ, मिनिमाइज स्टॉर्म इम्पैक्ट, प्रमोट टूरिज्म, एक्ट एज ए कार्बन सिंक। इसके कॉसेज, कोरल ब्लीचिंग है क्या, व्हेन कोरल्स आर स्ट्रेस्ड ड्यू टू टेम्परेचर राइज, पोल्यूशन और चेंजेस इन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, दे एक्सपेल सिम्बायोटिक एल्गी, जो zooxanthellae एल्गी था ये उसको एक्सपेल कर देते हैं अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है या फिर टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उससे क्या होता है वो वाइट में टर्न हो जाते हैं, वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कोरल ब्लीचिंग ग्लोबली, 2023 टू 2024 पीरियड जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज द 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट, ठीक है ना। What are the major factors responsible for coral bleaching? Rising ocean temperatures due to climate change, runoff and pollution, extreme low tides, ocean acidification, biological invasion, pathogen induced bleaching, ठीक है, ये क्या है, मेजर फैक्टर्स हैं जो कि कोरल ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। What legal protections exist for coral conservation in India? तो इसके लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन आई थी 1991 में अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। फिर कोरल स्पीसीज आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। जो कोरल स्पीसीज हैं उन्हें लिस्ट कहाँ किया गया है, शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। व्हाट इज़ द कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर, एक कोरल रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है इन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गुजरात मेरीन नेशनल पार्क। It was launched in 2008 by Wildlife Trust of India and Gujarat Forest Department. What coral restoration project was undertaken by the Zoological Survey of India in Gujarat? उसका नाम है It restored branching coral species
staghorn corals that had gone extinct about 10,000 years ago in the Gulf of Kutch using biorock technology. What is the International Coral Reef Initiative? It was founded in 1994 during the first conference of the parties of the Convention on Biological Diversity. ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसी में इसको फाउंड किया गया था 1994 में. किसको? इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव को. और इंडिया इसका मेंबर है. व्हाट इज़ द वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट? इट क्रिएट्स ए बैंक ऑफ कोरल्स इन एक्वेरियम्स अक्रॉस यूरोप. ठीक है. व्हाट इज़ द कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म? ए G20 इनिशिएटिव है फॉर कोरल रिसर्च एंड कंजर्वेशन. Where were artificial reefs recently deployed in India? 300 artificial reefs were deployed off the coast of Rameshwaram. रामेश्वरम में artificial reefs को deploy किया गया है. What are artificial reefs? Man-made structures होते हैं placed on the seabed to rehabilitate or improve marine habitats. What materials are used to make artificial reefs? Rocks को use किया जाता है, cinder blocks, wood, old tires, limestone, steel and concrete. अंडर विच स्कीम इज इंडिया प्रमोटिंग आर्टिफिशियल रीफ्स? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर इनको प्रमोट किया जा रहा है फॉर कोस्टल फिशरीज रिजुविनेशन. ठीक है ना. वाई वॉज द रामसर कन्वेंशन इन न्यूज रिसेंटली? न्यू वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया वर एडेड टू द रामसर लिस्ट, ब्रिंगिंग टू द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टू 85. ठीक है ना. वट आर द न्यूली एडेड रामसर साइट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस? तो कौन कौन सी हैं? नागी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरीज. कहाँ पे है ये? बिहार में. की फीचर्स क्या है? मैन मेड रिजर्वेयर्स है, नागी एंड नक्ती डैम्स. दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज. सेकंड वेटलैंड कौन सी है? नंजरायन बर्ड सेंचुरी जो कि है तमिलनाडु में. ठीक है. ये एक सैलो वेटलैंड है विच रिसीव्स रेन वाटर फ्रॉम नलार ड्रेनेज. तीसरी है काजू वैली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है. इसके फीचर्स क्या हैं? ये ब्रैकिश लेक है ऑन कोरोमंडल कोस्ट विच इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. नेक्स्ट है तवा रिजर्वेयर. ये मिलती है मध्य प्रदेश में. इसके फीचर क्या है? इट इज़ इनसाइड सतपुरा टाइगर रिजर्व. सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर कौन सा है? तवा रिजर्वेयर एट कन्फ्लुएंस ऑफ तवा एंड डेनवा रिवर्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. तो वेटलैंड होते क्या हैं? एक लैंड एरिया सैचुरेटेड विद वाटर मीटिंग एटलीस्ट वन ऑफ 9 इकोलॉजिकल क्राइटेरिया. एग्जाम्पल सपोर्ट्स 20,000 प्लस वाटर बर्ड्स. ठीक है ना. व्हाट आर द इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ वेटलैंड्स? इट सपोर्ट्स 40% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, एक्ट एज अर्थ्स किडनीज, अब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स. इट फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. ठीक है ना. इसलिए बेनिफिशियल है वेटलैंड्स. व्हाट इज़ द रामसर कन्वेंशन? ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट हुई थी रामसर ईरान में 1971 में एंड एनफोर्स्ड कब? इन 1975. इंडिया बिकेम ए पार्टी इन 1982. इट एम्स फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स. मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है? It is a register of Ramsar sites facing ecological threats. India's Montreux record sites are लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है. तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? ऐसी रामसर साइट्स जो कि इकोलॉजिकल थ्रेट्स फेस कर रही हैं. और कौन कौन से हैं इंडिया की साइट्स? लोकटक लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क. विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट रामसर साइट्स? तमिलनाडु हैज़ मोस्ट रामसर साइट्स फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश. तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा हैं. विच वेटलैंड्स फॉर रिसेंटली इन न्यूज़? पेंगोंग सो लद्दाख में, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वाली, कवर लेक बिहार में, सुंदरबन मैनग्रोव वेस्ट बंगाल में. तो पेंगोंग सो जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख में. यूनिक क्या है इसके बारे में? ये वर्ल्ड की हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है. 1/3 ऑफ द लेक लाइज इन इंडिया एंड चेंजेस कलर एट डिफरेंट टाइम्स. नॉट पार्ट ऑफ द इंडस रिवर बेसिन. ठीक है ना. पेंगोंग सो जो है वो इंडियन इंडस रिवर बेसिन का हिस्सा नहीं है. पुलिकट लेक जो है वो कहाँ लोकेटेड है? एट द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक आफ्टर चिलिका लेक इन ओडिशा. ठीक है.
It is separated by Bay of Bengal by Sri Harikota Island, fed mainly by Kalangi and Arani rivers. ठीक है ना. It supports the largest congregation of flamingos. तो फ्लेमिंगोज लार्जेस्ट उस पर कहाँ आते हैं, पुलिकट लेक में. और ये इसमें कौन कौन सी रिवर्स का पानी आता है, कलांगी एंड अरानी रिवर्स. कवर लेक जो है ये कहाँ लोकेटेड है, बिहार में. वाई इज़ कवर लेक सिग्निफिकेंट, ये एक फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है विच रिसीव्स वाटर फ्रॉम गंडक, बिया एंड करेही रिवर्स. बिहार की फर्स्ट रामसर साइट है एंड इम्पोर्टेंट स्टोवर अलॉन्ग इट इज़ ए इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर अलॉन्ग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. सुंदरवन मैनग्रोव जो है वो कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में. इनमें क्या है इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है ये सुंदरवंस. दीज आर नेम्ड आफ्टर द स्पीसीज हेरिटेरिया फोम्स, जिसको बोलते हैं सुंदरी इन बंगाली. तो इसका ये याद रख लेना नाम, स्पीसीज़ का नाम क्या है, हेरिटेरिया फोम्स, जिसके पीछे सुंदरवन मैनग्रोव का नाम पड़ा है. लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जो कि बनता है गंगे, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर से. व्हाट इज द स्प्रिंग इनिशिएटिव, यूनाइटेड नेशंस का वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव क्या है. ये एक यूएन बैक्ड इनिशिएटिव है अंडर प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हॉल्ट और रिवर्स नेचर लॉस बाय 2030. कौन सपोर्ट करता है इसको, 200 इन्वेस्टर्स मैनेजिंग $15 ट्रिलियन इन असेट्स. शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट, ये क्या है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये तेलंगाना में लॉन्च हुआ है क्या है, ए सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक दैट ड्रिल्स शैलो बोरवेल्स टू पंप एंड रिचार्ज वाटर. ठीक है ना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए ये एक टेक्निक है, ए सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक. विच गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूड्स सैम, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है. विच प्रोग्राम फोकसेज ऑन ग्राउंड वाटर मैपिंग एंड मैनेजमेंट इन इंडिया. तो नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो फोकस करता है ग्राउंड वाटर मैपिंग पे. फिश मैप इनिशिएटिव है क्या है, फिशरीज एंड मैरीन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट है. कब लॉन्च हुआ था, 2013 में. क्या है पर्पज़, टू मॉडल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मैरीन इकोसिस्टम्स एंड फिशरीज इन कोलैबोरेशन विद FAO. व्हाट इज़ फिश मैप 2, ये न्यू फेज है, 2024 में लॉन्च हुई है, टू इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ मॉडलिंग प्रोजेक्शंस. ठीक है. कुछ टर्म्स जो न्यूज़ में है वो क्या है, प्लैंकटन क्रैश, क्या है ये, इस सडन डिक्लाइन इन प्लैंकटन पॉपुलेशन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, सडन वाटर क्वालिटी चेंजेस. ठीक है, उनकी वजह से अगर डिक्लाइन हो रहा है प्लैंकटन पॉपुलेशन में, सडन डिक्लाइन, दैट इज कॉल्ड प्लैंकटन क्रैश. विच स्पीसीज इज लिंक्ड टू रेड टाइड्स ड्यू टू प्लैंकटन क्रैशेस, नॉक्टिलुका सेंटिलेंस, ये एक टाइप ऑफ फाइटोप्लैंकटन है जो कि रेड टाइड्स से लिंक्ड है. गेप लिमिटेशन, व्हाट इज गेप लिमिटेशन, द फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑन द साइज ऑफ प्रे ए प्रेडेटर कैन कंज्यूम बेस्ड ऑन द माउथ साइज. वाई इज गेप लिमिटेशन इंपॉर्टेंट इन इकोलॉजी, इट शेप्स फूड वेब्स, ड्राइव्स एडेप्टेशन एंड रेगुलेट्स प्रेडेटर प्रे बैलेंस. ठीक है ना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. मेगाफोना, मेगाफोना क्या है, एनिमल्स अबव ए सर्टेन वेट थ्रेशोल्ड, जनरली अबव 50 kg जो है उनको बोला जाता है मेगाफोना. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेगाफोना, तो मेगा हर्बीवोर्स होते हैं जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं, मेगा कार्निवोर्स जो मीट ईटर्स होते हैं, मेगा ओमनिवोर्स जो दोनों प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं. विच एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेगाफोना, तो वुली मैमथ्स, सब्रे टूथ टाइगर्स एंड जाइंट स्लॉथ जो हैं वो क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं. नेक्स्ट है व्हाट आर स्ट्रोमेटोलाइट्स. देखो माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ होती हैं विच आर एसोसिएटेड विद लेयर्ड रॉक फॉर्मेशंस.
What role did stromatolites play in Earth's history? They are responsible for the great oxygenation event, introducing oxygen into Earth's atmosphere. ठीक है ना, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल थे? स्ट्रोमेटोलाइट्स. Where was the first discovery of living shallow marine stromatolites made? Middle East near the Red Sea. What is eDNA? DNA released into the environment by organisms via skin, excrement, etc. क्या है, किस लिए है ये important? It helps in detecting species presence and assessing biodiversity at a low cost. It is used to update the IUCN Red List. What is speciation? The process of forming new species को बोलते हैं speciation. What are the modes of speciation? Allopatric, जिसमें new species from geographically isolated populations, ठीक है. Peripatric, new species from a small isolated population. Parapatric, new species from a continuously distributed population. फिर है sympatric, a new species within the same area. Example, Asiatic lions and Bengal tigers. What is bioluminescence? The property of living organisms emitting light due to enzyme catalyzed reactions. Which chemicals are required for bioluminescence? Luciferin and luciferase. Photoprotein होता है एक. Which organisms exhibit bioluminescence? Jellyfish, fireflies, fungi, bacteria, deep sea shrimps. ठीक है, ये क्या करती हैं? लाइट एमिट करती हैं. फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है? A high density livestock farming system to maximize production at a lower cost. What are the impacts of factory farming? Antibiotic resistance, zoonotic diseases, environmental degradation हो रहा है इससे. What is woody encroachment? Increase in tree and shrub cover in open ecosystems like savannas and grasslands. Savanna और grasslands जो है वहाँ पे ज़्यादातर क्या मिलती है? ग्रास मिलती है. लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है? ट्री कवर जो है वो बढ़ रहा है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? वुडी एनक्रोचमेंट. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में है. कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा. साइट्स बोलते हैं इसको. ठीक है, तो है क्या ये साइट्स? देखो, इट इज़ एन इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज. Where is the headquarter of CITES located? Geneva, Switzerland में. When was CITES drafted and when did it come into force? It was drafted in 1963 following an IUCN resolution, came into force in 1975. How many parties are part of CITES? 184 parties हैं. India इसमें included है. What is the main purpose of CITES? To ensure that international trade in wild animals and plant does not threaten their survival. ठीक है ना. हाउ मैनी अपेंडिसेस डज साइट्स हैव एंड व्हाट डू दे रेगुलेट? इसमें टोटल 3 अपेंडिसेस होते हैं. अपेंडिक्स 1 में क्या होता है? स्पीसीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन कवर्ड होती हैं, जिनका कमर्शियल ट्रेड वो होता है वो प्रोहिबिटेड होता है. अपेंडिक्स 2 में क्या होती हैं? स्पीसीज नॉट करेंटली थ्रेटन्ड बट मे बिकम सो विदाउट कंट्रोल ट्रेड. अगर उन पे ट्रेड पे कंट्रोल नहीं किया तो वो थ्रेटन डिक्लेयर हो सकती हैं फ्यूचर में. तो ये ट्रेड रिक्वायर्स एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट परमिट्स. इनके लिए परमिट्स की ज़रूरत होती है. अपेंडिक्स 3 में क्या आती हैं? स्पीसीज लिस्टेड एट ए कंट्रीज रिक्वेस्ट टू प्रिवेंट अनसस्टेनेबल या फिर इलीगल एक्सप्लॉयटेशन. इनका जो ट्रेड होता है दैट रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट परमिट्स. ठीक है ना. तो कमर्शियल ट्रेड किसकी कंप्लीट प्रोहिबिटेड होती है? जो अपेंडिक्स 1 में आती हैं, जो कि थ्रेट फेस कर रही हैं एक्सटेंशन का. साइट से रिलेटेड रिपोर्ट्स क्या हैं? देखो, साइट्स रोजवुड्स द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट. ठीक है ना. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूज़ में था. क्या है ये? इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन नेचुरल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स यूज. ठीक है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में. When was IUCN re-established? It was established in 1948. Who can be members of IUCN?
गवर्नमेंट बन सकती हैं, एनजीओज भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, एंड इवन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी पार्ट हो सकते हैं IUCN का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज ग्लोबली। मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं IUCN के? IUCN ग्रीन लिस्ट, इट रिकॉग्नाइजेज इफेक्टिव कंजर्वेशन एरियाज। और वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो फॉर कंजर्वेशन डायलॉग्स, ठीक है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, इट यूजेज नेचर टू टैकल क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस, ठीक है। तो ये क्या है, इसके मेजर इनिशिएटिव्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस रिलेटेड टू IUCN, व्हाट आर द की रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द IUCN? एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट, इसकी फाइंडिंग्स क्या है? एग्रीकल्चर डायरेक्टली थ्रेटन्स 34% ऑफ स्पीसीज असेस्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। और नेक्स्ट क्या है? 17% ऑफ स्पीसीज ऑन IUCN रेड लिस्ट हैव एग्रीकल्चर एज ए हैबिटेट। नेक्स्ट कौन सी रिपोर्ट है इसकी? प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, इट एवेल्युएट्स प्रोटेक्टेड एरियाज इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है? नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, इट प्रमोट्स नेचर बेस्ड क्लाइमेट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन नियरली 100 कंट्रीज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, नेचर एंड कम्युनिटीज़। हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1961 में, एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एट IUCN हेडक्वार्टर्स इन मोग्रेस, स्विट्जरलैंड। When was WWF renamed and what's its current name? It was renamed in 1985 और current name क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। पहले क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ओनली। तो when was WWF इंडिया एस्टेब्लिश्ड एंड व्हाट इज इट्स स्टेटस? इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट इन 1969। व्हाट इज अर्थ आवर एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट? ए वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है टू कंजर्व एनर्जी एंड रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज। इट वॉज स्टार्टेड इन 2007, ठीक है ना। ऐसे लाइट्स ऑफ मूवमेंट इन सिडनी में स्टार्ट हुआ था, लाइट्स ऑफ करके अर्थ आवर को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन मार्च में इसको हर साल मनाया जाता है। व्हाट इज़ द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट एंड व्हाट आर इट्स की फाइंडिंग्स? देखो, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये असेस करती है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस को, ठीक है। इसकी फाइंडिंग्स क्या है? वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है दैट हैज़ डिक्लाइंड बाय 73% इन द पास्ट 50 ईयर्स। और क्या फाइंडिंग है? फ्रेश वाटर स्पीसीज जो है ना, दे हैव सफर्ड द हैवीएस्ट डिक्लाइन। इफ एवरीवन अडॉप्टेड इंडियाज कंजम्पशन पैटर्न्स वी वुड नीड लेस देन 1 अर्थ बाय 2050। ठीक है ना। कंपैरिजन क्या है साइट्स IUCN एंड WWF का? तो 1975 में एस्टेब्लिश हुई थी साइट्स, IUCN 1948 में और ये 1961 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलेट इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और इसका है ग्लोबल कंजर्वेशन पॉलिसी बनाना और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को हेल्प करना। WWF क्या करता है? वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। लीगल स्टेटस क्या है? ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होती है साइट्स। और IUCN क्या है? IUCN में एडवाइजरी रोल होता है। WWF क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। की रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? इसकी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट, IUCN रेड लिस्ट, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसकी है? WWF की। मेंबरशिप इसमें 184 कंट्रीज़ हैं। इसमें गवर्नमेंट्स, NGOs, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इसमें नियरली 100 कंट्रीज़ हैं। की इनिशिएटिव्स क्या हैं? साइट्स अपेंडिसेस और IUCN ग्रीन लिस्ट, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस IUCN के। और WWF क्या करती है इनिशिएटिव में? अर्थ आवर को सेलिब्रेट करती है। क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये होते क्या हैं? दीज आर कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री अंडर द पेरिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस एमिशंस एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश एन NDC एंड अपडेट इट एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। हर कंट्री को अपने NDCs डिक्लेयर करने होते हैं और उनको अपडेट करना होता है हर 5 साल में। व्हेन डिड इंडिया सबमिट इट्स फर्स्ट NDC? तो इंडिया ने सबमिट करी थी 2015 में और अपडेट किया है 2022 में। अभी हमारे टारगेट्स क्या हैं 2030 के लिए? जो अपडेटेड NDC आए हैं उसमें क्या क्या है?
पहला है रिड्यूस एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी फ्रॉम 2005 लेवल्स, कितना प्रीवियस एनडीसी में था 33 to 35%, अपडेटेड एनडीसी में क्या है 45%। क्या प्रोग्रेस है, वी हैव अचीव्ड 33 रिडक्शन बाय 2019। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। ठीक है, प्रीवियस में था 40% टारगेट, अब है 50%। कितना अचीव कर लिया है हमने, 43.81% अप टू अक्टूबर 2023। थर्ड है क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू एफॉरेस्टेशन। तो इसमें पहले टारगेट था 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट के बराबर हम जो है एफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब फॉरेस्ट लगाएंगे। ये सेम है एज 2015, इस पर कोई अपडेटेड डेटा अभी तक नहीं आया है। हाउ मच हैज़ इंडिया रिड्यूस्ड इट्स एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP सो फार, इट हैज़ रिड्यूस्ड बाई 33%। ठीक है, ये सब जो इसमें बता रखा है। What major initiatives was included in India's updated NDC? The concept of lifestyle for environment बहुत ही important initiative था ये। A mass movement to promote sustainable living। ठीक है, ये इसमें एक मेजर इनिशिएटिव था जो कि इंक्लूड किया था NDCs में। What is पंचामृत and when was it announced? तो 5 climate action goals अनाउंस किए थे बाय इंडिया एट COP26 इन ग्लासगो 2021 में। ठीक है, क्या 5 कमिटमेंट्स थी अंडर पंचामृत, टू रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030 और 50% ऑफ एनर्जी नीड्स टू बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 एंड टू रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाई 1 बिलियन टन्स 2030 तक। एंड नेक्स्ट है रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाई 45% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स के अकॉर्डिंग। अचीव नेट जीरो एमिशंस बाई 2070। ठीक है, तो पंचामृत के ये 5 कमिटमेंट्स हैं। व्हाट इज इंडियाज लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी? ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है विच इज सबमिटेड टू द UNFCCC इन 2022 आउटलाइनिंग इंडियाज लो कार्बन ग्रोथ पाथवे। की एलिमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, अपग्रेडिंग ट्रांसमिशन ग्रिड्स, इंट्रोड्यूसिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। नेक्स्ट है वाई वॉज COP29 इन द न्यूज़? देखो COP29 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इट वॉज हेल्ड इन बाकू अजरबैजान। ठीक है, एंडिंग विद द बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट एंड वेरियस एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। व्हाट इज़ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, इट इज़ द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द UNFCCC वेयर मेंबर कंट्रीज मीट एनुअली टू रिव्यू क्लाइमेट प्रोग्रेस एंड नेगोशिएट कमिटमेंट्स। ठीक है ना, when and where and when will next COP take place? COP30 कहाँ होगी? It will be held in Belém, Brazil in November 2025. Where was the first COP meeting held? पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? बर्लिन जर्मनी में in 1995. की आउटकम्स क्या है COP29 के? देखो, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस और बाकू फाइनेंस गोल। ठीक है, किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, ट्रिपल फाइनेंस टू $300 बिलियन एनुअली बाय 2035। प्रीवियस गोल क्या था, $100 बिलियन से बढ़ा के क्या कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है इसको, $300 बिलियन। एंड टू मोबिलाइज $1.3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2035 फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज। और मेजर थीम्स क्या है, कार्बन मार्केट्स एंड आर्टिकल 6, इट फाइनलाइज्ड रूल्स फॉर इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, इट कंक्लूडेड नेगोशिएशंस ऑन एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, बाइएनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय 13 कंट्रीज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, लॉन्च्ड बाय द बाकू डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी एंड बाकू क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म। एडेप्टेशन में क्या है, लॉन्च्ड बाय द बाकू एडेप्टेशन रोड मैप अलाइंड विद आर्टिकल 7 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, ये सब इसमें आप देख लेना। इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ के लिए क्या है, अडॉप्टेड द बाकू वर्क प्लान, रिन्यूड द मैंडेट ऑफ द फैसिलिटेटिव
वर्किंग ग्रुप ऑफ द लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजीनियस पीपल्स प्लेटफॉर्म। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट्स इन 2025 विद 3 फोकस एरियाज, जिसमें नॉलेज एक्सचेंज होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, इंटीग्रेटिंग डाइवर्स नॉलेज सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, एक ऐसे इसमें मेजर थीम है जिसमें क्या है, इट एक्सटेंडेड द लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज फॉर अनदर 10 years, ओरिजिनली लॉन्च्ड इन COP20 2014 इन लीमा पेरू। तो जो लीमा वर्क प्रोग्राम है ऑन जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, उसको इसने एक्सटेंशन दे दिया है फॉर अनदर 10 years। तो इसमें जो ये है ना जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज लीमा वर्क प्रोग्राम जो है, ठीक है, ये आपको गूगल करना है, ये इम्पोर्टेंट है। लीगा वर्क प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस सेट एट COP29? इसने $300 बिलियन का वो सेटअप कर दिया है बाई 2035 एंड टू मोबिलाइज $1.3 ट्रिलियन एनुअली। ठीक है ना। आर्टिकल 6 क्या है पेरिस एग्रीमेंट का, एंड व्हाट वाज फाइनलाइज्ड एट COP29? आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट गवर्न्स इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स, और इसमें क्या फाइनलाइज हुआ है, फाइनलाइज रूल्स फॉर कार्बन क्रेडिट रेटिंग बिटवीन कंट्रीज। व्हाट इज द एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क अंडर COP29? इट इज ए सिस्टम फॉर कंट्रीज टू रिपोर्ट देयर क्लाइमेट एक्शंस इंक्लूडिंग GHG एमिशंस, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एफर्ट्स। 13 countries submitted their first biennial transparency reports under the Paris Agreement. कौन से इनिशिएटिव्स वर लॉन्च्ड अंडर द COP29 फॉर ट्रांसपेरेंसी? तो बाकू डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी एंड बाकू ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द बाकू एडेप्टेशन रोड मैप? ए फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट एडेप्टेशन मेजर्स अंडर आर्टिकल 7 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। बाकू हाई लेवल डायलॉग ऑन एडेप्टेशन क्या है? एक इनिशिएटिव है टू सपोर्ट द UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस। What are national adaptation plans and who benefits from them? NAPs outline strategies for adapting to climate change. तो नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स क्या है? ये स्ट्रेटजीज को आउटलाइन करते हैं फॉर अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं दे रिसीव सपोर्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट इज द फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप अंडर COP29? ये एक वर्किंग ग्रुप है जो कि एस्टेब्लिश हुआ है COP24 Katowice में टू ऑपरेशनलाइज द लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजीनियस पीपल्स प्लेटफॉर्म। What are the 3 focus areas of the Baku work plan for indigenous people and local communities? Knowledge exchange, capacity building for engagement, integration of diverse values and knowledge systems into climate policies. Lima work program जो कि जिसको एक्सटेंशन मिला है, ये क्या है? ये देखो, ये लॉन्च हुआ था COP20 2014 में इन लीमा पेरू टू इंक्लूड जेंडर कंसिडरेशंस इन क्लाइमेट पॉलिसीज। इट इज़ एक्सटेंडेड फॉर अनदर 10 years एट COP29। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मेजर इश्यूज रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड एट COP29? What major issues remained unresolved at COP29? तो मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम डेडलॉक, जिसमें डिबेट ओवर फॉसिल फ्यूल फेज आउट के ऊपर ये क्या है, इसके ऊपर ये अनरिजॉल्व रहा है। नेक्स्ट राउंड ऑफ नेशनली NDCs पोस्टपोन टू COP30। ठीक है, जो NDCs जो होने थे उनका नेक्स्ट राउंड COP30 में डिसाइड किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है क्या? ये ग्लोबल ट्रीटी है अडॉप्टेड इन 1992 एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो, एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1994। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर टू प्रिवेंट ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UNFCCC? बॉन जर्मनी में है। कौन से कितने कंट्रीज़ हैं? 198 कंट्रीज़, इंडिया इसका पार्ट है। व्हाट आर द 2 की एग्रीमेंट्स अंडर द UNFCCC? क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था, ये क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? लीगली बाइंडिंग एमिशंस रिडक्शन टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है जो कि लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है 2015 में, किसके अंडर हुए हैं? UNFCCC के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस और प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस। इनका अगर कंपैरिजन करें तो क्या है? COP29 जो बाकू अजरबैजान में हुआ रिसेंटली, इसके आउटकम्स क्या हैं? बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट,
NCQG बाकू अडेप्टेशन रोड मैप, ठीक है। COP28 जो कि UAE में हुई थी, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक और लॉस एंड डैमेज फंड ऑपरेशनलाइज्ड, ठीक है। COP27 में क्या हुआ था जो इजिप्ट में हुई थी, लॉस एंड डैमेज फंड एस्टेब्लिश्ड, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम इसमें इसका आउटकम था। COP26 जो कि ग्लासगो UK में हुई थी, इसमें पंचामृत इंडियाज़ कमिटमेंट्स थे, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट था। तो पंचामृत कब आए थे? COP26 में, ग्लासगो समिट। What was the major focus of COP29? It launched multiple climate finance, renewable energy and adaptation initiatives to accelerate the transition towards a sustainable and low carbon future, ठीक है। Major global declarations that were launched at COP29, तो reducing methane from organic waste declaration, global energy storage and grids pledge, green energy pledge, zones and corridors, hydrogen declaration, Baku Harmonia climate initiative for farmers, climate finance action fund, Baku initiative for climate finance investment and trade, global matchmaking platform, declaration on green digital action, continuity coalition for climate and health, Baku dialogue on water for climate action, 1.5 degree partnership for action on climate transition, पैक्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये सब क्या है, इसके डिक्लेरेशंस हैं जो कि COP29 का हिस्सा है। अब ये एक बार आप पढ़ लेना इसमें क्या क्या है, ठीक है, इनिशिएटिव्स है COP29 में। इसमें हाइड्रोजन डिक्लेरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें कुछ और भी अदर ग्लोबल इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड एट COP29 कौन कौन से हैं, देखो। COP29 डिक्लेरेशन ऑन एनहांस्ड क्लाइमेट एक्शन इन टूरिज्म पे भी इसने फोकस किया है। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, हाइड्रो फॉर नेट जीरो लैक इनिशिएटिव, ये भी टू डेवलप एंड मॉडर्नाइज सस्टेनेबल हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लोबल अलायंस फॉर पम्प्ड स्टोरेज, ठीक है, इसके लिए भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सेलरेटिंग डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट, तो ये सब एक अदर इनिशिएटिव्स हैं। इसमें कुछ जो की टेकअवेज हैं COP29 से, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि विच इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन मीथेन रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन एक आई थी, उसकी वो मीथेन रिडक्शन पे फोकस करता है, ठीक है। ये सपोर्ट करती है 2021 के ग्लोबल मीथेन प्लेज को। विच इनिशिएटिव्स फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर ग्रिड्स, ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड्स प्लेज और ग्रीन एनर्जी प्लेज जोन्स एंड कॉरिडोर्स। विच इनिशिएटिव्स फोकस्ड ऑन हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन डिक्लेरेशन, किसने क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर फोकस किया है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, जिसमें डेवलपिंग कंट्री सपोर्ट मिलेगी, हेडक्वार्टर्स इन बाकू अजरबैजान। एक है BIC फिट डायलॉग, इट एडवांसेस क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। विच इनिशिएटिव फोकसेज ऑन द प्राइवेट सेक्टर्स रोल इन अचीविंग 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट, तो एक पैक्ट प्रोग्राम आया है जो इस के ऊपर फोकस रखता है। विच इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट एक्शन, तो डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शन। और किसने हेल्थ और क्लाइमेट को लिंक किया है, किस इनिशिएटिव ने, कंटिन्यूटी कोलिशन फॉर क्लाइमेट एंड हेल्थ। विच इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन वाटर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, तो बाकू डायलॉग ऑन वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। इंडिया जो है उसका स्टैंड क्या रहा है COP29 में, इट प्रपोज्ड ए गोल ऑफ $1.3 ट्रिलियन एनुअली अंडर द न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल। इट अपोज्ड changes to the mitigation work program and any alterations to the temperature goals of the Paris Agreement. It also asserted that developed countries must provide financial and technological support to developing countries for a just transition. It opposed follow-up mechanisms for global stocktake, criticizing the UAE dialogue text for focusing too much on मिटिगेशन वाइल नेगलेक्टिंग फाइनेंस, मतलब फाइनेंस के बगैर अगर आप मिटिगेट करोगे तो उसको किस तरीके से कंप्लीट करोगे, उसको क्रिटिसाइज़ किया है UAE डायलॉग को। इट कॉल्ड फॉर क्लियर इंडिकेटर्स टू मेजर प्रोग्रेस ऑन एडेप्टेशन एंड अपोज द यूज ऑफ थर्ड पार्टी डाटाबेसिस। इट ऑल्सो सपोर्टेड द बाकू रोड मैप, तो ये क्या थे,
इंडिया का स्टैंड था इन COP 29। तो ग्लोबल स्टॉक टेक प्रोसेस है क्या, GST प्रोसेस है क्या, एंड वाई डिड इंडिया अपोज इट्स फॉलोअप मैकेनिज्म्स। देखो, इट इज़ ए 5-year रिव्यू प्रोसेस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट टू असेस वेदर द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड क्लाइमेट टारगेट्स और नॉट। ठीक है, तो GST ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, ये 5-year रिव्यू प्रोसेस है कि हम क्लाइमेट टारगेट्स को अचीव करने की तरफ क्या प्रोग्रेस है हमारी, उसको हाईलाइट करता है। तो इंडिया ने क्या क्रिटिसाइज़ किया है UAE डायलॉग को, जिसमें कि इम्बैलेंस दिखा गया है, एज इट फोकस्ड मेनली ऑन मिटिगेशन विदाउट एनफ अटेंशन टू क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है ना, ये साइड इवेंट्स हैं डेट इंडिया पार्टिसिपेट इन COP 29, ये एक बार आप देख लेना। ठीक है ना, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट जो था वो न्यूज़ में था, वो क्यों था? आफ्टर ए डिकेड ऑफ नेगोशिएशंस द रूल्स फॉर कार्बन ट्रेडिंग अंडर आर्टिकल 6 वर फाइनलाइज्ड। ठीक है, तो आर्टिकल 6 का पर्पज़ क्या है जो कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आता है? इट अलाउ कंट्रीज टू कोऑपरेट इन मीटिंग देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस थ्रू कार्बन मार्केट्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स 2 मार्केट बेस्ड अप्रोचेस एंड 1 नॉन मार्केट अप्रोच। तो कार्बन मार्केट है क्या? एक ट्रेडिंग सिस्टम है वेयर कंट्रीज और कंपनीज बाई कार्बन क्रेडिट्स टू ऑफसेट देयर GHG एमिशंस। इसमें 1 ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ CO2 रिड्यूस्ड, सिक्वेस्ट्रेटेड और अवॉइडेड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं 1 कार्बन क्रेडिट। विच क्लाइमेट एग्रीमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कार्बन ट्रेडिंग? तो क्योटो प्रोटोकॉल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कार्बन ट्रेडिंग को। व्हाट आर द 3 मैकेनिज्म्स अंडर आर्टिकल 6? तो एक है आर्टिकल 6.2 जो कि मार्केट बेस्ड है, आर्टिकल 6.4 वो भी मार्केट बेस्ड है, एंड आर्टिकल 6.8 ये है नॉन मार्केट बेस्ड। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है आर्टिकल 6.2 का? ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है फॉर बायलेटरल कार्बन ट्रेडिंग। कंट्रीज ट्रेड इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स अंडर दिस। इट रिक्वायर्स करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट्स इन NDCs। ठीक है, आर्टिकल 6.4 क्या कहता है? सेंट्रलाइज ग्लोबल कार्बन मार्केट कॉल्ड द पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इट यूजेज ए बेसलाइन एंड क्रेडिटिंग सिस्टम। आर्टिकल 6.8 क्या है? इट प्रमोट्स मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन विदाउट ट्रेडिंग एमिशंस। इट एनकरेजेज क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। What is corresponding adjustments in carbon trading? When a country transfers or acquires ITMOs, it adjusts its NDC and emission levels accordingly. ठीक है, it ensures no double counting of emissions reductions. What are the 3 cases in which corresponding adjustments are applied? तो GHG मैट्रिक्स जिसमें टोटल एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का एग्जाम्पल दिया गया है। नॉन GHG मैट्रिक्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, फॉरेस्ट कवर एरिया। और पॉलिसीज़ एंड मेजर्स, नेशनल कार्बन प्राइसिंग, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स। तो कंपैरिजन अगर करें, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन ट्रेडिंग इन क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट? तो क्या क्या है? स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था? लिमिटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज ओनली। ठीक है, प्रोजेक्ट होस्टिंग बाय डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में क्या है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल कंट्रीज, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो। एडेप्टेशन फंडिंग का क्या है? शेयर्स ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स वेंट टू द एडेप्टेशन फंड। ठीक है ना, और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 5% ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम आर्टिकल 6.4 ट्रांजेक्शन जो हैं दे आर अलोकेटेड टू द ग्लोबल एडेप्टेशन फंड। मार्केट स्कोप क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर तो दे फोकस्ड ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म्स लाइक CDM एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और पेरिस एग्रीमेंट में क्या है? इट कंबाइंस मार्केट बेस्ड एंड नॉन मार्केट अप्रोचेस। लीगेसी क्रेडिट्स क्या है? अलाउड यूज ऑफ ओल्डर क्रेडिट्स फ्रॉम इनएक्टिव प्रोजेक्ट्स लीडिंग टू ओवर सप्लाई कंसर्न्स। और पेरिस एग्रीमेंट के तहत इट रेस्ट्रिक्ट्स लीगेसी क्रेडिट यूज, ओनली पोस्ट 2013 क्रेडिट्स आर वैलिड। ठीक है ना। What are the key takeaways for Article 6 and India's role at COP 29? ये वही फिर से इंडिया के जो इनिशिएटिव्स थे वो हैं। ठीक है, देख लेना एक बार। नेक्स्ट है, व्हाई डिड इंडिया अपोज
चेंजेस टू द मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। क्यों अपोज किया था इंडिया ने? बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज ट्राई टू अल्टर द पेरिस एग्रीमेंट्स टेम्परेचर गोल्स, पोटेंशियली पुटिंग ए हैवियर बर्डन ऑन डेवलपिंग नेशंस। इसलिए इंडिया ने इसको अपोज किया था। वाई डिड इंडिया एडवोकेट फॉर मोर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज? बिकॉज डेवलपिंग नेशंस हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड मोर टू क्लाइमेट चेंज, जो डेवलप्ड नेशंस थे, एंड इंडिया बिलीव्स दे शुड बियर ए लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फंडिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है ना? हाउ डज आर्टिकल 6 हेल्प कंट्रीज अचीव देयर क्लाइमेट गोल्स? इट अलाउज कार्बन ट्रेडिंग, बायलेटरल कोऑपरेशन, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स टू हेल्प कंट्रीज मीट देयर एनडीसी टारगेट्स एफिशिएंटली। तो क्लाइमेट फाइनेंस न्यूज में है, वो क्यों था? डेवलपिंग कंट्रीज आर डिसअपॉइंटेड विद द एनहांस्ड न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स ऑन क्लाइमेट फाइनेंस बिकॉज द $100 बिलियन एनुअल टारगेट जो कि सेट किया था 2009 में, इट रिमेन्स अनमेट। ठीक है, व्हाट इज द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स? क्या है ये? दे वर प्रपोज्ड एट COP21। दे एम टू सेट ए न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल पोस्ट 2025, रिप्लेसिंग द अनमेट $100 बिलियन एनुअल टारगेट सेट इन 2009। ठीक है, व्हाट डज आर्टिकल 9 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट मैंडेट? Developed countries must provide financial support to developing countries for climate change mitigation and adaptation. ठीक है, what is climate finance? Climate finance includes local, national and transnational funding from public, private and alternative sources to support climate change mitigation and adaptation. तो मतलब private sources भी इसमें funding provide कर सकते हैं. What are the key facts about climate finance? 90% of climate finance goes to mitigation actions. 94% of climate investments are through debt or equity return seeking. ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स अंडर UNFCCC क्या है? देखो, पहला फंड है लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, जो कि COP27 2022 में एस्टेब्लिश किया था। इसका पर्पज़ क्या है? फाइनेंशियल एड टू क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़। फिर है ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कि COP16 में एस्टेब्लिश किया था। डेवलप्ड कंट्रीज मोबिलाइज $100 बिलियन पर ईयर टू हेल्प डेवलपिंग नेशंस अचीव NDCs। नेक्स्ट है अडेप्टेशन फंड, ये 2001 में एस्टेब्लिश किया था। इसका पर्पज़ क्या है? इट फंड्स क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स, रिसीव्स 5% ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम आर्टिकल 6.4 कार्बन मार्केट्स। फिर है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जिसे कि 2001 में एस्टेब्लिश किया था। फंड्स प्रोजेक्ट्स ऑन एडेप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एडमिनिस्टर्ड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड क्या है? ये 2001 में COP7 में ये भी एस्टेब्लिश किया था। इट सपोर्ट्स नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स इन लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज एडमिनिस्टर्ड बाय GEF। ठीक है, व्हाट इज़ द फंड टू रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज? ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन है ये सब। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है। तो ये जो क्लाइमेट रिलेटेड लॉस एंड डैमेज जो है ये किसको एड्रेस करता है? राइजिंग सी लेवल्स को, प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स को, डेजर्टिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक है, वेयर इज़ द होस्ट कंट्री फॉर द लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड? फिलीपींस में है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये न्यूज़ में क्यों है? 67 ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल अप्रूव्ड $736 मिलियन फॉर वेरियस एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो व्हाट फंड्स आर पार्ट ऑफ GEF फैमिली? इसमें GEF ट्रस्ट फंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड आते हैं। व्हाट आर सम की प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय GEF? इसमें ग्रेट ग्रीन वॉल, इट रिस्टोर्स लैंडस्केप अक्रॉस द साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसको ये क्या है? फंड कर रहा है GEF का ही। सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इट हेल्प्स 20 कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। विच 2 इंडियन प्रोजेक्ट्स रिसीव्ड GEF फंडिंग? एनहांसिंग कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूज टू मीट कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टारगेट्स। और दूसरा है कोहैबिटेट, मैनेजेस वेटलैंड्स, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स टू प्रोटेक्ट माइग्रेटरी स्पीसीज इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है ना? अब जो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये है क्या? इट इज़ ए पार्टनरशिप ऑफ 18 एजेंसीज एड्रेसिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 1992 में एट द रियो अर्थ समिट। व्हाट इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ GEF काउंसिल? विच 5 मेजर कन्वेंशंस दैट GEF सर्व एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म? तो
UNFCCC को करता है क्लाइमेट चेंज के लिए, CBD को करता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन को ये क्या करता है, सर्व करता है फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। मीनामाता कन्वेंशन को मर्करी पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। वेयर इज़ द GEF सेक्रेटेरिएट लोकेटेड? वाशिंगटन DC। विच इंस्टीट्यूशन सर्व्स एज द ट्रस्टी ऑफ GEF? वर्ल्ड बैंक। हाउ मैनी कंट्रीज आर GEF मेंबर्स? 186 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। व्हाट आर सम की इनिशिएटिव्स अंडर GEF? तो स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम, इट सपोर्ट्स कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, इट हेल्प्स LDCs विद क्लाइमेट एडेप्टेशन। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, इट एड्रेसेस क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। प्लैनेट गोल्ड, it reduces mercury use in artisanal gold mining. Blue Nature Alliance, it conserves marine biodiversity. फिर है अंटार्कटिका ट्रीटी। वाई इज अंटार्कटिका ट्रीटी इन न्यूज़? क्योंकि इंडिया होस्टेड द 46th अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड द 26th कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया ने होस्ट किया इसको। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन होस्टेड दीज मीटिंग्स? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? NCPOR 1998 में जिसने होस्ट किया है। व्हाट इज़ द अंटार्कटिक ट्रीटी? क्या है एक ग्लोबल एग्रीमेंट है टू प्रिजर्व अंटार्कटिका फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड पीसफुल पर्पजेज। व्हेन एंड वेयर वॉज द अंटार्कटिका ट्रीटी साइंड? इट वॉज साइंड इन वाशिंगटन इन 1959 एंड एंटर्ड इन टू फोर्स इन 1961। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स? 57 countries including 29 consultative parties with decision making rights, ठीक है। When did India became a consultative party to the Antarctic Treaty? 1983 में। इंडिया क्या है? कंसल्टेटिव पार्टी है। What is the geographical applicability of the Antarctica Treaty? It covers all areas south of 60 degrees south latitude. What are the key provisions of the Antarctica Treaty? Antarctica shall be used for peaceful purposes only. It facilitates international scientific cooperation. It prohibits nuclear explosions, radioactive waste disposal and military deployments, ठीक है। Which international agreements help safeguard Antarctica? तो कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका सील्स 1972 में, इट प्रोटेक्ट्स सील पॉपुलेशन। सेकेंड एग्रीमेंट है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मेरीन लिविंग रिसोर्सेज 1982 वाली, इट रेगुलेट्स सस्टेनेबल फिशिंग, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस। मैड्रिड प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी 1991 में ये एस्टेब्लिश हुआ था ये एग्रीमेंट। इट बैन्स माइनिंग एक्टिविटीज एंड मैंडेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अदर इनिशिएटिव्स इन द न्यूज़, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने 10th एनिवर्सरी मनाई है अभी। ये होता क्या है CTCN? इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द UNFCCC's टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, ठीक है ना। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2014 में। और कौन सी एजेंसी होस्ट करती है इसको? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो देखिए, अगर आपको डेली के द हिंदू एडिटोरियल शॉर्ट नोट्स चाहिए तो ये चैनल सब्सक्राइब करें। उस पर टेलीग्राम चैनल पे है और वहाँ पे मैं डेली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं उनके नोट्स बना के वो डालता हूँ, ठीक है। आपको डेली 2 घंटे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 मिनट का काम है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो उसमें है वो इंक्लूड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। So that's all for today. Like and subscribe the channel and share it with your friends. Thank you so much.